कि यहाँ पर अगर किसी सिपाही की टीचर की भी भर्ती होती है तो उसके स्वास्थ्य की जांच होती है। अगर मेडिकल फिटनेस ना हो तो आप सिपाही भी नहीं बन सकते हैं। 13 करोड़ लोगों का भविष्य, आपका और आपके बच्चों का भविष्य एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आज है जिसके मानसिक स्थिति के, जिसके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हर तरह का स्पेकुलेशन चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये आपको हमको पता है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को इसकी जानकारी नहीं है। सबको मालूम है कि नीतीश कुमार शारीरिक तौर पर थक गए हैं और मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं स्वस्थ नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार जी के मानसिक स्वास्थ्य पर टिप्पणी उन्हीं के मित्र भाजपा के बड़े नेता सुशील मोदी ने किया। आप जाकर वीडियो देख लीजिए। नवंबर 2023 में विधानसभा के सामने सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को मानसिक रोग हो गया है, गंभीर मानसिक बीमारी हो गई है। उसके बाद से तमाम नेता ये बात कहते रहे। हम लोगों ने जनसुराज में कभी किसी के व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर उस पर टिप्पणी नहीं की है। मैंने टिप्पणी पहली बार जनवरी में किया जब बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में सरकार से बातचीत के दौरान हम लोग को यह एहसास हुआ कि नीतीश कुमार को ज्यादातर बातें या तो समझ में नहीं आ रही है, उनको याद भी नहीं रह रहा है। तो हम लोगों ने ये डिमांड करी है कि भाई ये रोज की चर्चा बंद हो। इसके लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार स्वयं से एक मेंटल फिटनेस का रिपोर्ट जारी कर दे। वो न करे तो कम से कम पत्रकारों के सामने आकर कुछ नहीं तो अपने राज्य के जिला का नाम बता दे, मंत्री परिषद में साथियों का नाम बता दे। जहां तक हम लोग जानते हैं नीतीश कुमार अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम बताने की स्थिति में आज नहीं है। फिर भी उनको मुख्यमंत्री बना के रखा है। किसने रखा है? भाजपाइयों ने रखा है। जो भाजपा दूसरे राज्यों में दूसरे दलों को तोड़कर, नेताओं को खरीद कर अपना दल, अपना सरकार बनाता है, कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई बिहार में तुम्हारे 75 विधायक हैं, नीतीश जी के 42 है, तुम इतना बड़ा दरिया दिल कैसे हो गए हो कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना रखा है। तो मेरे भाई ये बिहार की के तकदीर में ये हमेशा गलती रही है। जैसे पहले कांग्रेसियों ने हम लोग को लालू के हाथ में बेचा, उसी तरह भाजपाइयों ने बिहार के लोगों के भविष्य को नीतीश के हाथ में बेच दिया है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार के बर्बादी के लिए जिम्मेवार लालू नीतीश हैं, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेसी और भाजपाई हैं। क्योंकि चाहे जितनी भी बिहार की जनता बेवकूफ हो, जितना भी जातियों में बटा रहे, आपको एक आंकड़ा दे देता हूं। लालू जी अपने जीवन में बिहार में एक ही बार जीते हैं 1995 में। उसके बाद लालू जी जितनी बार सत्ता में आए वो कांग्रेस जैसे दलों के सहयोग से आए। नीतीश कुमार अपने लंबे जीवन काल में सिर्फ एक बार 117 तक पहुंच पाए 2010 में। उसके बाद जितने बार मुख्यमंत्री रहे वो भाजपा के सहयोग से रहे। तो असली गुनाहगार कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस है, जो चंद सांसदों के समर्थन के लालच में बिहार की चिंता नहीं करते हैं। दिल्ली में बैठ के सोनिया गांधी को अगर 15-20 सांसदों का समर्थन लालू जी देते रहे तो बिहार में जंगल राज उनको नहीं दिखेगा। उसी तरीके से आज 12-15 सांसदों का सहयोग मोदी जी को मिल रहा है तो उनको बिहार के लोगों की त्रासदी, बिहार के बच्चों की अशिक्षा, पलायन उनको नहीं दिखेगा। सर ब्लूप्रिंट तो वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जनसुराज ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि हम लोग ऐसे किसी भी कानून के खिलाफ हैं जिसमें समाज का एक बड़ा वर्ग अपने आप को उसमें सहभागी नहीं पाता है या उससे असहमत है या उससे डरा हुआ फील करता है। बात इसकी नहीं है कि वक्फ बोर्ड का कानून सही है या गलत। गलत है कुछ लोगों की नजर में, कुछ लोगों की नजर में सही भी हो सकता है, हम लोग की नजर में गलत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप उसको बना कैसे रहे। जिस 20% आबादी को आपके हमारे फोरफादर्स ने, इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने जिनको ये आश्वस्त किया कि तुम भारत में रहो, भारत एक सेकुलर देश बना रहेगा, भारत तुम्हारा भी उतना ही होगा जितना दूसरों का होगा, जिनके भरोसे पर ये लोग यहाँ रहे, जिस संविधान ने उनको प्रोटेक्शन दिया, अगर उस संविधान के किसी प्रावधान में आप आमूलचूल परिवर्तन ला रहे हैं, ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि समाज के जिन वर्गों को ये कानून प्रभावित करेगा उनको कम से कम विश्वास में तो लीजिए। अगर हमारे पिताजी ने या हमारे दादाजी ने कोई कमिटमेंट समाज के लिए किया है तो क्या मेरी ये जिम्मेवारी नहीं है कि मैं अपने बाप दादा के किए हुए कमिटमेंट पर ईमानदारी से खड़ा रहूं? तो ये तो कहीं ना कहीं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। इस देश में जो हिंदू रहते हैं, जो इस देश के संविधान में यकीन रखते हैं, जो ये समझते हैं कि गांधी जी ने अगर कुछ कहा है तो उस पर हमें कायम रहना चाहिए,
ये सबका मुद्दा है, इसलिए वक्फ बोर्ड के हम लोग खिलाफ हैं। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड का अगर कानून बनता है तो इसके लिए बनाने वाले भाजपाई तो दोषी हैं ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष नीतीश कुमार के सर पर जाएगा, क्योंकि अगर ये व्यक्ति अगर आज भाजपा को कानून बनाने में ये 12 सांसद वहां पर वोट न दें तो आज वक्फ का कानून नहीं बनेगा। तो मैं आपके माध्यम से कम यहाँ के मुस्लिम साथियों से, उन नेताओं से जो आज भी जदयू से जुड़े हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दल छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप लिखकर नीतीश कुमार को एक चिट्ठी तो भेजिए कि अगर वक्त पर आपने भाजपा के साथ मिलकर वोट दिया तो हम लोग आपके विरोध में हैं या हम आपका दल छोड़ेंगे। कम से कम नीतीश कुमार पर इसका दबाव तो बनाइए। भाजपा वालों ने तो कह के किया है कि भाई हम ये करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार यहाँ के मुसलमानों के वोट से, उनके समर्थन से आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अगर 2015 में नीतीश कुमार को, महागठबंधन को मुसलमानों ने वोट नहीं किया होता तो नीतीश कुमार संन्यास लेकर कहीं गांव में बैठे रहते। इसलिए अगर आप गांधी की बात करते हो, समाजवाद की, लोहिया और जयप्रकाश की बात करते हैं, तो आपकी ये जिम्मेवारी है कि जब आज आपके हाथ में है कि ये कानून बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो आपको गांधी के विचारों के साथ खड़ा होना चाहिए, इन लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहिए। और अगर वो नहीं सुनते हैं, वक्फ का कानून बनता है तो आप लिख कर रखिए, सबसे बड़ा खामियाजा, सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान बिहार में जदयू को होगा। क्योंकि जैसे सीए एनआरसी में नीतीश कुमार ने गलती की तो हम जैसे कई साथियों ने उनका साथ छोड़ा। मुझे लगता है कि वक्त पर अगर नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ रह के वोट किया तो मुसलमानों का जो भी रहा सहा विश्वास या समर्थन उनको हासिल है, वो सब कुछ उनसे हट जाएगा। और आपके खिलाफ बयानबाजी भी करते हैं और आप भी उनके खिलाफ बयानबाजी, क्या कहा चुनौती मांग रहे हैं इस इलाके में? जहां पर आप बैठे हुए हैं, इस शख्स ने ही दिखाया है कि यहाँ पर पप्पू यादव कोई फैक्टर नहीं है। ये तो उदय सिंह जैसे लोग जब यहाँ पर सक्रिय अभी नहीं है राजनीतिक तौर पर, इलेक्टोरल सेंस में सक्रिय तो समाज के स्तर पर हैं ही, राजनीतिक तौर पर हैं, लेकिन चूंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उदय जी जैसे जो साथी हैं वो बहुत सक्रिय नहीं है, इसलिए आपको इस तरह के मेंढक लोग दिखते रहते हैं। और मेंढकों का काम है बरसात में निकलेंगे तो टर टर करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमित शाह बिहार के दौरे पे आ रहे हैं जी, बच कहाँ के बैठे साइड में है तो आप कहाँ बैठा रहे? जानते हैं कि आज हमारे बीच हमारे साथ मंच पे प्रशांत भैया के बगल में कमेटी में हुई है और पूर्णिया के इंचार्ज हैं, बगल में मोहम्मद फिरोज भाई हैं, अफरोज भाई से